हाँ, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसका क्या मतलब होता है? तो आंसर है, हम दो क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करेंगे, जैसे हम बाकी चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी बड़ी है। अगर छोटी है तो कितनी छोटी है, और बड़ी है तो कितनी बड़ी है। समझ रहे हैं? दो चीज़ों को हमको आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर आदमी क्यों करता है? ताकि पता चले कि कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, और ये चीज़ छोटी है तो कितने गुना छोटी है इससे, और ये चीज़ बड़ी है तो इससे कितने गुना बड़ी है। समझ आया? ये होता है कंपैरिजन करना। क्या करना? कंपैरिजन करना। ठीक है ना? समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? जैसे हम मार्केट में रस्सी लेने गए। क्या लेने गए? रस्सी। ठीक है, हमने एक दुकान में जाके रस्सी देखी, दो तरह की रस्सी उसने हमको दिखाई। ठीक है हमने कहा ठीक है, हमको 10 मीटर रस्सी खरीदनी है। कितने मीटर? 10 मीटर। उसने दो तरह की रस्सी हमको दिखाई। ठीक है, एक रस्सी उसने दिखाई, उसने कहा कि सर ये रस्सी आपको पड़ेगी 500 रुपीज़ की। कितने की? और वो है कितने मीटर? कितने मीटर? 10 मीटर। तो पहली रस्सी 10 मीटर की कितने रुपए की बताई उसने? 500 रुपीज़ की बताई। दूसरी रस्सी भी उसने दिखाई 10 मीटर की, लेकिन उसकी कीमत उसने 100 रुपये बताया सिर्फ। कितना? 100 रुपीज़। रस्सी दोनों 10 मीटर की लंबाई की हैं, लेकिन एक रस्सी की कीमत 500 रुपीज़ है और दूसरी रस्सी की कीमत 100 रुपीज़ है। दोनों 10 मीटर की हैं। तो फ़र्क किस चीज़ में है? कीमत में है, कॉस्ट में है। एक की कीमत 500, दूसरी की कीमत 100। तो बताइए कौन सी रस्सी आप लेना पसंद करेंगे? 100 वाली की 500 वाली? 100 वाली। क्यों? सस्ती है। किससे? वो जो 500 वाली रस्सी है उससे। कितनी सस्ती है? 400 रुपये सस्ती है। तो ये 400 रुपये उससे कितने गुना सस्ती है? 500 रुपये वाले से कितने गुना सस्ती है? एक की कीमत अगर 100 रुपये है, दूसरे की कीमत 500 रुपये, तो 500 रुपये वाले की कीमत ज़्यादा है ना। तो पहले वाली जिसकी 100 रुपये कीमत है, दूसरे वाली जिसकी 500 रुपये कीमत है, कितनी ज़्यादा है इस 100 रुपये वाली से? 5 गुना। 5 गुना। 5 गुना। अगर एक टॉफ़ी की कीमत 1 रुपया है और एक टॉफ़ी उससे 5 गुना ज़्यादा की कीमत में मिलती है, तो कितने रुपए की मिलेगी? 5 रुपये की मिलेगी। तो एक रस्सी 100 रुपये की मिल रही है और दूसरी रस्सी उससे 5 गुना कीमत की मिलती है, 500 रुपये की। समझ आया? तो समझ में आ रहा है ना, एक रस्सी दूसरे रस्सी से अगर ज़्यादा कीमती है तो कितने गुना कीमती है? 5 गुना। आ रहा है समझ में? तो ये हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। बता रहे हैं कि ये ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है, ये छोटी, और बड़ी है तो कितने गुना बड़ी है, ये भी बता रहे हैं। समझ आया? बोलिए ना, आया कि नहीं आया? आया। इस तरह से हम लोग चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, कंपेयर करने के लिए ना हमारे पास दो तरह के मेथड बड़े पॉपुलर हैं। कितने? दो तरह के मेथड हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए होते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। एक मेथड है, हम चीज़ों को रेशियो में बताते हैं। किसमें? रेशियो में बताते हैं। और एक चीज़ों को परसेंटेज में बताना। ये दो मेथड बड़े प्रोमिनेंट मेथड हैं। और भी मेथड हैं, लेकिन ये दो मेथड हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट मेथड हैं। एक किस में बताना, यानी जब हम कंपेयर करेंगे दो चीज़ों को तो हम रेशियो में बताते हैं। 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल बताया ना रस्सी का, वो मैंने क्या बताया? कितने गुना, कितने गुना। तो 5 गुना ज़्यादा कीमती था ना एक रस्सी दूसरे रस्सी से। तो ये मैं गुना में बता रहा था ना, 5 गुना। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ? रेशियो बता रहा हूँ। समझ आया? क्या बता रहा हूँ? रेशियो बता रहा हूँ। ठीक बात, यहाँ तक समझे? दूसरा तरीका होता है हमारा परसेंटेज में बताना। किसमें? परसेंटेज में बताना। आ रहा समझ में कि नहीं आया? आया। परसेंटेज में हम कैसे बताते हैं? बोलिए। परसेंटेज में बताते हैं ना, ये 20 गुना है, ये 60 गुना है, ये 40 गुना है, ये 50 गुना। तो कंपैरिजन समझ में आ जाएगा? आएगा ना? बोलिए बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? जैसे आपके स्कूल में या आपके क्लास में नंबर ऑफ़ बॉयज़ कुछ होंगे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कुछ होंगी, कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़कियां होंगी क्लास में, होंगी ना।
बॉयज़ ज़्यादा हैं कि गर्ल्स ज़्यादा हैं आपके यहाँ? बॉयज़ ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? अब आप गिनती बताने लगेंगे कि इतने बॉय हैं इतने गर्ल्स हैं, समझे? मान लेते हैं कि आपके यहाँ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स मिला के 100 स्टूडेंट हैं क्लास 9th में। कितने? 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने? उसमें से 60 बॉयज़ हैं। 60 स्टूडेंट कौन है? बॉयज़। तो 40 स्टूडेंट कौन हुए? गर्ल्स। तो बताइए, अगर हम नंबर में बताएं तो आपको कंपैरिजन समझ आएगा कि नहीं आएगा? या मैं आपको ऐसे बताऊं, 100 से तो आप समझ जाएंगे, क्लू पकड़ लेंगे। मैं आपको बोलता हूं टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th में। कितने? 80 स्टूडेंट हैं कुल। कितने हैं? 80 स्टूडेंट हैं कुल, और उसमें से ना 20% गर्ल्स हैं और 80% बॉयज़ हैं। ऐसे ले लेते हैं। 20% कौन है? या 40% गर्ल्स हैं और 60% बॉयज़ हैं। समझ आ रहा है? अभी हमने आपको बॉयज़ और गर्ल्स की काउंटिंग नहीं बताई कि गर्ल्स इतनी हैं, बॉयज़ इतने हैं। हम आपको क्या बता रहे हैं? क्लास 9th में टोटल स्टूडेंट 80 हैं, 80। उसमें से उस 80 स्टूडेंट के 60% जो बनते हैं वो बॉयज़ हैं, और जो 40% बनते थे वो गर्ल्स हैं। तो आपको दिमाग में एक फिगर समझ में आएगा ना कि क्लास 9th में टोटल 100% होगा। वो 100% कितने हैं? 80 बच्चे, है ना? उस 100% में से 40% लड़कियां हैं और 60% लड़के हैं। तो किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी? बॉयज़ की ज़्यादा हो गई। परसेंटेज बताने समझ में आ रहा है ना कि ज़्यादा गुना कौन होगा, ज़्यादा कौन होगा? बॉयज़। कितने गुना? अब तो गुना का सवाल नहीं चला ना, परसेंटेज में हम बता रहे हैं। कितने परसेंटेज बॉयज़ ज़्यादा हैं? लड़कियां 40% हैं, बॉयज़ 60% हैं। तो बॉयज़ कितने परसेंटेज ज़्यादा हैं? 20% ज़्यादा हैं। 40-40 तो दोनों में है, 20 इसमें ज़्यादा है बॉयज़ में, तो 60% बन गए। समझ रहे हैं? गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज़ कितने ज़्यादा हैं? 20% ज़्यादा हैं। 20%। तो हम अभी ये कम और ज़्यादा का बात किस में बता रहे हैं? परसेंटेज में बता रहे हैं। कंपेयरिंग कर रहे हैं कि नहीं? बॉयज़ में क्वांटिटी ऑफ गर्ल्स, क्वांटिटी ऑफ बॉय में कंपेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये कंपैरिजन की जो बोलचाल की भाषा है, वो मैं भाषा कौन सी यूज़ करके आपको बता रहा हूँ? परसेंटेज की भाषा। ठीक है? तो हम ना चीज़ों को परसेंटेज में भी कंपेयर करते हैं और रेशियो में भी कंपेयर करते हैं। ठीक है? जैसे एक मैं बड़ी कॉमन सी एग्जांपल आपको देता हूँ, कॉमन सी एग्जांपल। ठीक है? ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा। आप लोग घर में कभी खाना वगैरह बनाते हैं कि नहीं बनाते? आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, मम्मी तो किचन में घुसने नहीं देती होंगी कि घुसने देती हैं? लेकिन देखते तो होंगे ना मम्मी जब बनाती हैं, है ना? है कि नहीं? जैसे आलू गोभी की सब्जी बनी घर में। किसकी? आलू गोभी की सब्जी बनी। तो उसमें आलू और गोभी, 2 वेजिटेबल मिक्स करके हम बना रहे हैं, है कि नहीं? अगर मैं आपको बोलूं कि हमको आलू गोभी की सब्जी बनाना है, उस सब्जी में ना गोभी का जो परसेंटेज है वो 40% होना चाहिए और आलू 60% होना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा कि कितने गोभी को 40% बोलना है, कितने आलू को 60% बोलना है। आएगा क्या? नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? 40% गोभी डालना है, 60% आलू डालना है। समझ आया क्या? कितना गोभी होगा, कितना आलू होगा, बात कम समझ में आती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1/3 या 1/3 हमको 1/3, 1/3 हमको गोभी डालना है और 2/3 हमको आलू डालना है, तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। कैसे? अभी भी नहीं आया? कठिन लग गया? ये ज़्यादा कठिन लग गया? परसेंटेज सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन परसेंटेज की भाषा हम लोग आपस में बोलचाल में यूज़ नहीं करते ना किचन में, है ना? हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ये 1/3, 1/4, 1/4 पानी डालना। खाना पकाते समय कितना पानी डालें? तो बोलेंगे 2 गिलास डाल देना। जितना चावल आपने लिया है उससे डबल पानी डाल देना, 4 गुना डाल देना उसका पानी। ये गुना में 1/4, 2/4, 1/3, 4/3, ऐसे लैंग्वेज किचन में यूज़ होते हैं कि नहीं? जैसे चावल पकाना है, दाल पकाना है कुकर में, तो उसमें कितना पानी डालना है दाल में? जितना दाल अगर आपने 1 गिलास दाल लिया है तो आप 10 गिलास पानी डाल दो। समझ आया कि नहीं आया? कितने गिलास पानी डालना है? 10 गिलास पानी। कितने गुना हमने ज़्यादा डाल दिया पानी? 10 गुना पानी कर दिया। एक गुना दाल था तो 10 गुना पानी डाला, 1/10।
वन आउट ऑफ 10 का क्या मतलब है? एक गुना कौन है? दाल, और 10 गुना कौन है? पानी। 1 आउट ऑफ 10। तो हम किस में बात कर रहे हैं? रेशियो में। 1:3, 1 आउट ऑफ 10, 1:10 या 1 आउट ऑफ 10, रेशियो में बात कर रहे हैं ना। तो किचन में जो मामलात चलते हैं उसमें हम कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? रेशियो। समझ आ रहा है? आया कि नहीं आया? बोलिए ना। हमको खिचड़ी पकानी है, दाल और चावल मिक्स करके पकाना है। खिचड़ी दाल और चावल मिला के बनाते हैं ना खिचड़ी, है ना। तो हमने कहा 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट चावल डालना है और 2/3 पार्ट क्या डालना है? दाल डालना है। तो आपको समझ आया कौन ज़्यादा होगा, चावल की दाल? दाल। कैसे कैसे कैसे? अरे भाई 1/3 का क्या मतलब है? 1/3 का क्या मतलब है? 3 हिस्सा दाल होगा तो 1 हिस्सा चावल होगा। समझे कि नहीं? समझे ना? या और इसको कैसे समझें? मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे 1/3 हिस्सा डालना है चावल और 2/3 हिस्सा, 2/3, 1/3, 2/3 समझ में आ रहा है। 1 आउट ऑफ 3 चावल डालेंगे, 2 आउट ऑफ 3 दाल डालेंगे। क्या मतलब है? क्या मतलब है? टोटल देखिए देखिए देखिए, दाल चावल का टोटल कॉम्बिनेशन किए तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हुआ? 3 पार्ट, 3 हिस्से। टोटल जितने भी हो रहे थे उसके 3 हिस्से किए। 1 हिस्सा चावल होगा और 2 हिस्सा दाल होगा। सीधी सी बात। टोटल कितने हिस्से करने हैं? 3 हिस्से। उस 3 हिस्से में से 1 हिस्सा कौन होना चाहिए? चावल, और बाकी के 2 हिस्से के बराबर या 1 गुना चावल डालना है तो 2 गुना क्या डालना है? दाल डालना है। अब आया समझ में? 1 आउट ऑफ 3। नहीं आया? आया? ये कौन सी लैंग्वेज है? रेशियो वाली लैंग्वेज है। समझे ना? और वो बॉयज़ और गर्ल्स का जो एग्जांपल हम कोट कर रहे थे वो कौन सा लैंग्वेज है? परसेंटेज वाला। तो दोनों तरीके हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। यहाँ किचन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? 1 गुना चावल तो 2 गुना दाल डालना, या 1 गुना दाल ले रहे हो तो 10 गुना पानी डालना। गुना, रेशियो, ठीक है। या परसेंटेज में भी हम कंपैरिजन करते हैं कि 20%, 40%। तो आपको समझ में आ जाता है 20% वाली चीज़ छोटी होगी, 40% वाली चीज़ बड़ी होगी। तो परसेंटेज भी कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं, रेशियो भी कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। आ रहा है समझ में? आप इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज को। देखिए काम हमको परसेंटेज में करना है इस चैप्टर में, रेशियो में नहीं करना है, क्योंकि रेशियो आप आगे पढ़ेंगे अगले साल डिटेल से। समझे? अगले साल चैप्टर नंबर 6, आप चैप्टर नंबर 5 या 6 ऐसे ही है 10वीं कक्षा में। मेरा ख्याल है 5वां चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा एक चैप्टर आपको मिलेगा अगले साल 10वीं क्लास में, ठीक है। वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहली क्वांटिटी डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज। हेडिंग दीजिए परसेंट या परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज क्या चीज़ है? तो याद रखिए परसेंटेज भी हम बोलते हैं और परसेंट भी बोलते हैं ना। ये भी शब्द आप ऑब्लिक लगा के लिख लीजिए, परसेंट, ये ठीक है। परसेंट या परसेंटेज क्या चीज़ है? तो याद रखिए ये किससे बना हुआ है, इसके शब्द जरा देखिए ना। परसेंट किससे बना है? एक वर्ड है इसमें पर और एक वर्ड है इसमें सेंट। पर मतलब होता है डिवाइडेड बाय। ये जो सिंबल आप यूज करते हो ना, ये इसके नीचे कुछ लिखते हो 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, कोई नंबर, तो ये जो सिंबल आप यूज करते हैं इसको बोलते हैं पर। क्या बोलते हैं? पर। और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट जैसे इस शब्द से क्या बनता है? सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या होता है? शताब्दी, 100। तो सेंट से बना, सेंट का मतलब ही 100 होता है, ठीक है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 100 इज नोन एज परसेंट। समझ आया? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 100 इज परसेंट। अब ये बताइए, इधर देखिए, किसी भी चीज को हमने डिवाइड किया 100 से, तो इसको क्या बोलना है? परसेंट बोलना है ना। तो ये क्या बन गया? रेशनल नंबर बना कि नहीं बना? P/Q के फॉर्म में आ गया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। तो परसेंटेज क्या चीज होता है? रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में। क्योंकि किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो P/Q आ जाएगा कि नहीं इस फॉर्म में? बोलिए ना। एक नंबर है 3, क्या 3 को परसेंटेज बोलना है? नहीं बोलना है।
लेकिन इसको 100 से डिवाइड कर दिए तो फिर परसेंटेज बन गया। लेकिन 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये रहा P अपॉन Q। तो P अपॉन Q कौन सा फॉर्मेट होता है, रेशनल नंबर। तो परसेंटेज कौन सा फॉर्मेट होता है, रेशनल नंबर, इसी को फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो परसेंटेज असल में क्या चीज है, परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज 100। ये परसेंटेज वो फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर हमेशा कितना होगा, 100 होगा। समझ आया। डिवाइडेड बाय 100 को ही तो क्या बोलते हैं, परसेंट, परसेंट डिवाइडेड बाय 100, समझे। तो एनी फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज 100 इज नोन एज परसेंट। ठीक है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए ना, ये हमने 3 को 100 से डिवाइड किया, एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 100, तो इसका डिनोमिनेटर कितना हो गया, 100। जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है। समझ आया। फिर से जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 100, तो ये वाला फ्रैक्शन या रेशनल नंबर क्या कहलाता है, हाँ परसेंट। बोलो क्या कहलाता है, परसेंट। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना ये वाला जो सिंबल है, 3 को थोड़ा देर के लिए हटाओ तो 1/100 दिखेगा आपको। तो इसमें ना ये जो 1/100 है, इसके लिए हमने एक सिंबल बना लिया। ये बार बार हम 1/100 1/100 1/100 यानी किसी भी नंबर को नीचे 100 100 100 100 लिख के डिवाइड करें। उससे अच्छा है 1/100 की जगह क्या सिंबल बना लो। तो अब इसी को हम क्या लिख लेंगे, 3%। क्या लिख लेंगे, तो 1/100 को ये है 3 अलग से और 1/100 अलग कर लिए। 1/100 के लिए हमने सिंबल क्या बना लिया, ये है ना। डिवाइडेड बाय 100 का सिंबल क्या बन गया, ये इधर देखो, डिवाइडेड बाय 100 का सिंबल क्या बन गया, ये। और इसी को अब से क्या पढ़ेंगे, परसेंट, क्योंकि 1/100 इज परसेंट। और अब इतना लंबा हम नहीं लिखना चाहते तो इसी का सिंबल क्या बना लिए, ये बना, इसी को परसेंट बोलेंगे। तो अगर मैं अब 3% लिखता हूं ऐसे, तो इस सिंबल का क्या मतलब होगा, 1/100। तो ये क्या बन गया, 3/100। समझ आया। ये होता है परसेंट। परसेंट में ना टोटल क्वांटिटी 100 हो जाती है। कितनी, कितना, यानी हमको टोटल कितना मान लेना है, 100 मान लेना। उस 100 में से फिर एक हिस्सा इतना बनेगा, एक हिस्सा इतना बनेगा। टोटल हमेशा कितना होता है परसेंट में, बोलिए बोलिए बोलिए, टोटल 100 होता है। समझ आया। टोटल परसेंट में, परसेंटेज में अगर हम जवाब दे रहे हैं तो टोटल हिस्सा कितना मान लेंगे, 100। उस 100 में से 20 आपका तो 80 आपका, तो हम बोलेंगे 20% 80%। तो टोटल इसमें हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। टोटल पार्ट्स 100, ठीक है, टोटल होगा। तो समथिंग अपॉन टोटल पार्ट इज नोन एज परसेंटेज। ठीक है, ये हो गया परसेंट। ठीक बात, यहाँ क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज़ आपको ये सीखनी है कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, तब ना आगे हम इसमें काम करेंगे। समझ रहे हैं, कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का परसेंटेज, किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, समझे। फिर से परसेंट में टोटल हिस्सा कितना होता है, टोटल पार्ट कितने होते हैं। यानी ऐसे समझिए, एक चीज़ है मेरे पास जिसके मैंने 100 टुकड़े किए, कितने, तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 100 पार्ट हो गए, हो गए। अब इस 100 पार्ट में से अगर मैंने 18 पार्ट आपको दे दिए तो कितने पार्ट बच गए, कितने बच गए, 18, 82, कितने बच गए, 82 बचे, 18, हाँ 82 बचे ना। 100 में से 18 पार्ट मैंने आपको दे दिए और 82 पार्ट मैंने आपको दे दिए, तो टोटल कितना था पहले, 100। 100 में से आपको कितना मिला, 18, तो आपको कितना परसेंट मिला, तो परसेंट किसका, 100 का। 100 में से कितना पाया आपने, 18, तो 18 आउट ऑफ 100, समझ रहे हैं, 18 आउट ऑफ 100 ये आपका परसेंटेज हो गया। और कोई भी चीज़ डिवाइडेड बाय 100 हो, 1/100 को क्या लिख लेते हैं, परसेंटेज। तो आपको कितना परसेंटेज मिला, 18%। और आपको कितना मिला, 82 आउट ऑफ 100, 82%।
100 से कंपैरिजन होता है ना परसेंट का। अब परसेंटेज निकालते कैसे हैं, इधर इधर ध्यान दो बिटिया, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा ना, ध्यान से सुनिए। एक नंबर है मेरे पास 500, कितना, इसका मैं 20% निकालना चाहता हूँ, कितना परसेंट, तो मुझे निकालना है 20% ऑफ 500। कैसे निकालेंगे, कोई नंबर है उसका परसेंटेज मुझे निकालना है, जैसे 100 का परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, 100 का 20% कितना होता है, 20, यही होता है ना। कैसे हो जाता है देखिए, 20% ऑफ 100, ये तो समझ में आ रहा है कि 100 परसेंटेज में टोटल 100 पार्ट ही करने हैं, उसमें से मैं 20% आपको दे रहा हूँ तो 20 हिस्से दूंगा तब ना 20% कहलाएगा। कैसे होता है, यूजुअल मीनिंग समझिए। ये सिंबल, इस सिंबल का क्या मतलब है, 1/100, तो हमने ना इसको लिखा 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। इस सिंबल का मतलब ही 1/100। अब 100 का निकालना था ना 20%, तो 20% की जगह क्या आ गया 1/100, और किसका 100 का, ऑफ की जगह हम लिखते हैं मल्टीप्लाई, और ये 100 से 100 कैंसिल, सिर्फ कितना आया 20। तो 100 का 20% कितना 20। ये मेथड समझ आया। उसी तरह यहाँ देखिए, हमको 20% किसका निकालना है, तो 20% को क्या लिखोगे, 20 डिवाइडेड बाय, ये परसेंटेज की जगह 1/100 हो गया, ऑफ इज मल्टीप्लाइड एंड दिस इज 500, 2 0 कैंसिल, 20 मल्टीप्लाइड बाय 500, ये क्या आ गया, आंसर है 500 का 20% कितना हुआ, 100 हुआ। समझ आया, 500 का 20% कितना हुआ, 100 हुआ। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया, पक्का। अब ज़रा आप मुझे बताइए 15% ऑफ 300 कितना होता है, निकालिए। 15% ऑफ 300 कितना होता है 15% ऑफ 300 कितना होगा, 15% ऑफ 300 कितना आया, 45 आया। देखिए कैसे निकालेंगे, 15 परसेंटेज की जगह अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय किसका, 300 का, ये 2 0 कैंसिल, 3 × 15 45, तो 300 का 15% कितना होता है 45। समझ आया। तो किसी नंबर का अगर कुछ परसेंट निकालना हो तो निकाल लेंगे, कैसे निकालते समझ आ रहा है ना, बोलो ना जोर से। किसी नंबर का कुछ भी परसेंटेज आपसे बोला जाए निकालते बन जाएगा। इसी चीज को उल्टा करके सीखिए, क्या करिए, उल्टा करिए। मैं अगर आपको बोलूं कि 300 का कितना परसेंट 45 होता है, अब ये आपको नहीं पता होना चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा ना, इसी बात को उल्टा कर रहा हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, 300 और 15%, तब ना आपने ये निकाला, समझे कि नहीं। जैसे यहां से समझिए, शुरू से शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, 100 का 20%, तो आपने कितना बोला 20 होता है ना। अगर मैं आपको इसको उल्टा करके पूछूं कि बताओ ये 20 100 का कितना परसेंट होता है, तो आप क्या बोलेंगे 20% होता है। तो कैसे निकलेगा ये, ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ भी है कि 45 जो है वो 300 का कितना परसेंट होगा, कितना 15%। यह भी आपको दिख रहा है इसलिए आप बोल रहे हैं, समझ आ रहा है ना। 45 300 का कितना परसेंट होता है, अभी दिख रहा है तो आप बोल रहे हैं। अगर ये आपको नहीं दिखाया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, हैं 300 का कितना परसेंट 45 होता है, या 45 300 का कितना परसेंट होता है, हाउ मच परसेंट ऑफ 300 विल बी 45, कैसे निकालेंगे। तो हमको नहीं पता ना कितना परसेंटेज होता है। थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, मैं मिटा दूं ना, इधर देखो, हमको नहीं पता कि 300 का कितना परसेंट 45 होता है, तो हम क्या मान लें कितना परसेंट होता होगा, x%। मान लेते हैं कि हम 300 का x% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 45 होता होगा। तो हम मान लेंगे कि x% ऑफ 300 विल बी 45। समझ आया। ये बनाने का तरीका समझिए, तभी आपको आगे चैप्टर में समझ में आएगा कि करना क्या है, निकालना क्या है, ठीक है। फिर से 15% ऑफ 300 हमने निकाला, 45 आया। इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 45 300 का कितना परसेंट होगा, कितना, यही तो नहीं पता, तो हम क्या मान ले रहे हैं कितना होगा x।
तो मान लेते हैं कि 45 x% होगा 300 का। इसको हमने क्या लिखा, x% ऑफ 300 कितना 45, यही तो निकालना है। अब निकालने का मेथड वही रहेगा, x और परसेंटेज की जगह क्या लिखें 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, दिस इज 300 और ये कितना आता होगा 45। ये 2 0 कैंसिल हो गए तो ये कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 45, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू कितना 45 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 15, और x क्या था परसेंटेज में, इसलिए ये भी किस में आएगा परसेंटेज में आया, वही 15% जो यहाँ पर हम लिख रहे थे। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, पक्का पक्का। तो बताइए 45 300 का कितना परसेंटेज होता है, तो इसको निकालते कैसे हैं, 45 300 का कितना परसेंटेज होता है x% होता है, तो x% ऑफ 300 45 होता है ना, तो बाकी निकालने का मेथड तो वही मैंने लिखा। समझ आया कि नहीं आया, जरा इसको बताइए 100 500 का कितना परसेंट होता है x% होता है, तो हम क्या बोलेंगे x% ऑफ 500 100 होता है, यही ना। और x% कैसे लिखते हैं x/100 ऑफ 500, ये 100 होता है, ये 2 0 कैंसल, 5x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 20%। समझ आ रहा है, तो 500 का कितना परसेंट होता है 20%, ये यहाँ हमने निकाला था, आया समझ में। तो आपको परसेंटेज निकालना और कोई नंबर किसी नंबर का कितना परसेंट होता है आप निकाल लेंगे, बोलिए निकाल लेंगे पक्का। तो ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, लिखिए हाउ मच, रुकिए 1 मिनट, कैसे लिखेंगे इसको, लिखिए हाउ मच परसेंट ऑफ 200, हाउ मच परसेंट ऑफ 200, हाउ मच परसेंट ऑफ 200 इज 40, हाउ मच परसेंट ऑफ 200 इज 40, यानी 40 200 का कितना परसेंट है, हाउ मच परसेंट ऑफ 200 इज 40, 40 हाउ मच परसेंट ऑफ 200 इज 40, क्या लिखा आपने, हाउ मच परसेंट ऑफ 200 इज 40, लिख लिए क्वेश्चन लिख लिए, हाउ मच परसेंट ऑफ 200 इज 40, 40 200 का कितना परसेंट होता है, तो क्या मान लें कितना होता है x%, तो अगर मैं 200 का x% निकालूंगा तो कौन आ जाएगा 40, तो हम क्या लिखेंगे x% ऑफ 200 इज 40। समझ आया, कितना आएगा, कितना आया 20%। समझ आ रहा है ना, तो 40 जो है वो 200 का कितना परसेंट होता होगा 20%, यानी 200 का जब आप 20% निकालेंगे तब 40 आएगा। समझे कि नहीं समझे, तो इस तरह के क्वेश्चन बना लेंगे। और अगर मैं सीधे सीधे बोलता कि 200 का 20% निकालिए तो कितना आता, 200 का 20% 40 आता। समझ रहे हैं ना, दोनों इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, दोनों तरह तरीका समझ आया आपको, आया ये, ठीक है। ये नोट करें जल्दी से और इसके आगे की बात अपन करेंगे। हाँ, परसेंटेज के बाद आप एक दूसरी चीज़ लेते हैं ना, अब हम लोग थोड़ा सा मार्केटिंग पे आते हैं और मार्केटिंग पर बात करेंगे, ठीक है। किस पर बात करेंगे, और ये टर्म्स आपको बढ़िया से समझ लेने हैं ताकि आगे जब भी क्वेश्चंस में ये शब्द आएँ तो आपको उसका मीनिंग समझ में आए कि क्या होता है। ठीक बात, ठीक है ना। अच्छा, अब आप क्या समझेंगे, आप एक दुकानदार हैं, क्या है दुकानदार, और दुकानदार का काम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपकी किराने की दुकान है, किस चीज़ की, किराने की दुकान। तो आप दुकानदार हैं, आपको अपनी दुकान चलानी है, तो आप सामान फ्री में बांटेंगे क्या, नहीं, बेचेंगे उसको ना। और बेचने के लिए पहले आपके दुकान में सामान होना चाहिए, तो आप पहले सामान खरीद के लाएंगे, समझे। पहले आप क्या करके लाएंगे, सामान खरीद के लाएंगे, अपने दुकान में रखेंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे, यही करेंगे ना। समझ आया, ये 3 प्रोसेस आपको समझने हैं, तीनों के नाम आपको समझने हैं।
ठीक बात। तो जब एक दुकानदार अपने लिए सामान खरीदने जाता है, क्या एक दुकानदार अपने लिए सामान खरीदने जाता है बेचने की नीयत से, उसको बाद में बेचना है उसको ना, बाद में बेचना है उसको। तो जब एक दुकानदार अपने लिए सामान खरीदता है तो सामान खरीदने के लिए जो पैसा वो देता है अपने ऊपर वाले व्यापारी को, वो पैसा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है? या उसी को परचेस्ड प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेस्ड प्राइस। तो थोड़ा सा शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट प्राइस या इसी को अपन क्या बोलेंगे? परचेस्ड प्राइस। ठीक है ना। शॉर्टकट में मैं इसको सीपी लिखा करूंगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कौन सा प्राइस होता है? कौन सा प्राइस है ये? जो दुकानदार अपने लिए सामान खरीदते समय देता है अपने ऊपर के व्यापारियों को, तो ये पैसा क्या कहलाएगा? इसको हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य यानी जिससे खरीदी करते हैं, खरीदी करने वाला पैसा, समझे ना? क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रय मूल्य बोलते हैं। यहां लिख भी देता हूं हिंदी में मैं, क्रय मूल्य। ठीक है ना, समझे? खरीदी करने वाला पैसा, क्रय मूल्य। समझ में आया? अगर आप दुकानदार हैं, आपने अपनी दुकान के लिए सामान खरीदा, तो आप व्यापारी को जो पैसा देंगे वो पैसा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जोर से, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। याद रहेगा। इसी चीज का दूसरा नाम क्या मिलता है बुक में? परचेस प्राइस मिलता है। क्लियर हो गया? हो गया। अब वो सामान आपके दुकान में आ गया, ठीक है ना, और अब आप उसको ग्राहक को बेचेंगे, बेचेंगे ना। जितने रुपए में आप उस सामान को ग्राहक को बेच देंगे, वो रुपया क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, जिससे बेचा जाता है, बेचने वाला पैसा सेलिंग प्राइस कहलाता है, विक्रय मूल्य। समझ आ रहा है? क्रय विक्रय हिंदी में समझ में आता है? आप लोग तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, ठीक है ना, तो इंग्लिश मीडियम में ही बात करते हैं। फिर ये समझे कॉस्ट प्राइस किसको बोलना, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और सुनिए। जब एक दुकानदार किसी सामान को ग्राहक को बेचता है तो दो तरीके से बेचता है, ठीक है ना। एक तो हर सामान के ऊपर रेट लिखा होता है, और कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसमें रेट नहीं लिखा होता। जैसे आप शुगर लेने जाएंगे तो शुगर के ऊपर रेट नहीं लिखा रहता। आप 1 किलो शुगर खरीदेंगे तो 20 रुपया का देगा, कोई दुकानदार 25 का बेचेगा, कोई दुकानदार 16 रुपया का बेचेगा। क्या रेट चल रहा है शुगर का? किसी को जानकारी है? मैं तो दुकान जाता नहीं हूँ, तो मुझे जानकारी भी नहीं होती है सब चीज़ों की। कितना? 40 रुपये है अभी शुगर का। तो ठीक है, कोई दुकानदार 40 में बेच रहा है, कोई 42 में बेचता होगा, है ना। और देहात के एरिया में चले जाइए, गांव में तो और महंगा बिकेगा, 45 रुपया बिकेगा। लोग खरीदते हैं जिनको चाय पीना है, ठीक है ना। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब सामान बेचा जाता है, दो तरह से बेचा जाता है। कितने? वो दो तरीके ये होते हैं। एक तो सामान के ऊपर रेट लिखा होता है, और दूसरे सामान ऐसे होते हैं जिसमें रेट नहीं लिखा होता, अपने से डिसाइड करते हैं। समझे ना। जिस सामान के ऊपर रेट लिखा है उसको बोलते हैं MRP, मार्क रिटेल प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क रिटेल प्राइस। समझे? शॉर्टकट में MRP या MP भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं। इसी को कई राइटर लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, लिस्टेड प्राइस और लिस्ट प्राइस। समझ आए ना। अभी हम उसको नोट करते हैं डिटेल से, आप पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक बात, यहां तक हो गया। तो जो पैसा किसी सामान के ऊपर लिख गया, छप गया, तो हम बोलेंगे ये मार्क हो गया। मार्क करना मतलब छाप देना, लिस्ट कर देना, लिख देना, लिस्टेड प्राइस। समझ रहे हैं? तो जो पैसा किसी सामान के ऊपर लिखा है, जिसका रेट, सामान का रेट लिखा है, तो वो रेट, वो कीमत क्या कहलाएगी? लिखा हुआ मार्क प्राइस कहलाएगा या MRP कहलाएगा। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया ना। अब हम दुकान गए कुछ सामान खरीदने के लिए, आपने हमको सामान दिखाया। उस सामान के ऊपर, जैसे चाय पत्ती मैंने आपसे खरीदी, चाय पत्ती के ऊपर रेट डली हुई थी 110 रुपये। कितनी? 110 रुपये रेट डली हुई थी। तो ये रेट क्या कहलाएगी? 110 रुपये क्या कहलाएगा?
MRP कहलाएगा। अब मैंने कहा भैया 110 रुपया लिखा है, 110 में ही दोगे क्या कि कुछ कम दूं? तो बोलेगा ठीक है, आप अपने आदमी हो, व्यवहार वाले हो, ऐसा करो 105 रुपये दे दो। कितना? 105 रुपये। तो बताइए उसने मुझे कितने में बेचा? 105, और उसमें लिखा कितना था? 110। तो ये दोनों कीमत में डिफरेंस आपको कुछ समझ में आया? क्या समझे? उसने बेचा कितने में? 105 में बेचा। जितने में बिकता है सामान उस पैसे को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। बेचने वाला पैसा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 105 रुपया, और लिखा कितना था? तो ये लिखा हुआ पैसा कौन? अरे MRP, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस 110 और सेलिंग प्राइस 105। जितने में बेचेगा हमेशा वो सेलिंग प्राइस बनेगा, और जो लिखा रहेगा, छपा रहेगा, मार्क प्राइस बनेगा। समझ आया? तो अगला इसमें हम नोट करेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्टकट में अपन SP लिखेंगे, ठीक है ना? इसको हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य, बेचने वाला पैसा। ये समझ आ रहा है? आया कि नहीं आया? जो छपा हुआ था सामान के ऊपर 110 रुपये, वो क्या है? MRP। तो इसको बोलते हैं अपन मार्क्ड रिटेल प्राइस, या सिर्फ मार्क प्राइस भी बोलते हैं ना, मार्क प्राइस भी बोलते हैं। इसी को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट या लिस्टेड, जो भी आप लिखना चाहें। और इसी को शॉर्टकट में हम लोग MRP बोला करेंगे, ये ठीक है ना? ये इतने सारे नाम। तो इस प्राइस को कैसे डिफाइन करेंगे? प्राइस रिटर्न ऑन आर्टिकल। सामान के ऊपर लिखा हुआ कीमत क्या कहलाता है? मार्क प्राइस कहलाता है, ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस समझ गए? किसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस? जो दुकानदार अपने लिए खरीदता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है? कॉस्ट प्राइस। दुकानदार जिस कीमत में बेच देता है, सेलिंग प्राइस। जो पैसा लिखा रहता है आर्टिकल के ऊपर, MRP, ठीक है? अच्छा, फिर से एग्जाम्पल पर टिके रहते हैं ना। 110 रुपये का सामान था, यानी लिखा हुआ था मार्क प्राइस, MRP 110 रुपये थी। उसने बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस 105। कितना कम करके बेचा? तो ये 5 रुपया उसने छोड़ दिया ना, ये क्या है मेरे लिए? डिस्काउंट है। क्या है? तो डिस्काउंट कैसे निकलता है? 110 रुपया क्या था? MRP 105 रुपया क्या बना? तो बड़ा कौन था, छोटा कौन था? MRP ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस छोटा था। MRP में से सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए, कितना बचा? 110 माइनस 105, कितना बचा? तो ये 5 रुपया क्या आया? डिस्काउंट आया। क्या आया? डिस्काउंट। तो अगली चीज़ जो होती है, दिस इज 4th नंबर, दिस इज 5th नंबर, डिस्काउंट। डिस्काउंट, जो पैसा हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इसको डीमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डीमेट, डिबेट बोलते हैं, सॉरी, डिबेट। डिस्काउंट को और क्या बोलते हैं? डिबेट भी बोलते हैं। ये छूटा हुआ पैसा, ये किसमें दिया जाता है? हमेशा किसमें छोड़ा जाता है? जो लिखा रहता है उस पे आपको डिस्काउंट मिलता है ना। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा? MRP, जो पैसा छपा रहता है उस पे डिस्काउंट दिया जाता है। सो डिस्काउंट इज लिविंग अमाउंट, छोड़ा हुआ पैसा, ठीक है? और हमेशा किस पर दिया जाएगा? ऑन MRP, कॉस्ट प्राइस पे नहीं ना। हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? जो लिखा रहेगा पैसा उस पर छूट दिया जाता है। और याद रखना, हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज में होता है। इट इज ऑलवेज इन परसेंटेज। डिस्काउंट हमेशा किस में लिखा मिलेगा? बोलिए। हमेशा परसेंटेज में होगा डिस्काउंट, हमेशा परसेंटेज में,
ठीक बात, समझ आया ना कि नहीं आया? बोलिए, यहाँ तक समझ आया? अच्छा, अगली चीज़ समझिए। ठीक है, देखिए 110 रुपया सामान में लिखा हुआ था, 105 रुपया में बेच दिया, तो 110 कौन सा पैसा हुआ? MRP। 105 रुपया कौन सा पैसा हुआ? सेलिंग प्राइस। और 5 रुपया कौन सा पैसा हुआ? डिस्काउंट वाला। तो ये बताइए, उसने घाटे का सौदा किया कि फायदे का सौदा किया? आप अगर दुकानदार होते तो क्या 110 रुपये में लिखी हुई चीज़ 105 रुपये में बेच देते? नहीं बेचते, ज़्यादा में बेचते। अरे मेरी बात सुनिए, अभी कॉपी किताब बंद नहीं करेंगे, इधर सुनिए, रखिए नीचे, हाँ मेरी तरफ देखिए ना, इधर सुनिए ध्यान लगा के। अगर उस सामान में 110 रुपया मार्क प्राइस लिखा हुआ है, तो जब आप खरीदने गए होंगे, आप दुकानदार हैं, आप खरीदने गए होंगे उस सामान को, तो क्या आप वो 110 में ही खरीद के लाए होंगे? बोलिए, कम में खरीदे होंगे कि ज़्यादा में? कम में। समझ आया है ना? तो मान लीजिए वो सामान आपको पड़ा 100 रुपये में, आपने कितने में खरीदा था? नहीं 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 नहीं, आपने कितने में खरीदा? 100 रुपये में। उसमें लिखा कितना है? आपने बेचा कितने में? 105। डिस्काउंट कितना दिया ग्राहक को? 5 रुपया। आपको फायदा कितना मिला? 5 रुपया। आपको खरीदी 100 रुपये की पड़ी, उसमें लिखा 110 था, जितना लिखा था उसमें आपने ग्राहक को डिस्काउंट भी दे दिया, उसको डिस्काउंट भी मिल गया, उसको खुशी भी हो गई और आपका फायदा भी हो गया। 5 रुपया तो आपको मिला ना। 105 में आपने बेचा तो 5 रुपया प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? अब बताइए, जितने पैसे में आप खरीद के लाए थे, आप दुकानदार हैं, वो पैसा क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ उस आर्टिकल का? 100 रुपया। समझे कि नहीं? और सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 105 रुपया। समझ आ रहा है? MRP कितना हुआ? 110 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस छोटा, सेलिंग प्राइस बड़ा। ध्यान से सुनिए, कॉस्ट प्राइस आपने, दुकानदार ने कितने में खरीदा? 100 रुपया में, और सेल कितने में किया? 105 रुपया में। तो कितना मुनाफा कमाया? प्रॉफिट 5 रुपया। तो सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है? सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, तो हमेशा प्रॉफिट होता है। समझ आया? तो अगला चीज प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है? बोलिए, कितना कमाया? ज़्यादा पैसा से कम पैसा माइनस कर दो तो फायदा आ जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। समझ रहे हैं ना? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? जैसे 105 रुपया में 100 रुपया माइनस कर दिए, जितना आपके खरीदा था, है ना? तो 5 रुपया आ गया फायदा, प्रॉफिट। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? अच्छा, मान लीजिए ग्राहक था जिद्दी। कितना क्या था? जिद्दी था, जिद्दी था। समझे ना? उसने कहा ना, मैं डिस्काउंट 5 रुपया नहीं लूँगा, परसेंटेज में बताओ डिस्काउंट। तो ठीक है, उसने कहा ऐसा करो, आप ना मुझे क्या कहते हैं 20% डिस्काउंट दो। कितना? कितना? 20% डिस्काउंट दीजिए। और डिस्काउंट हमेशा किस में दिया जाता है? किस ना डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? अरे गधों, MRP पे दिया जाता है। जो लिखा रहता है उस पर डिस्काउंट होता है, और लिखा हुआ पैसा MRP कहलाता है ना। बोलो ना। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे देना है? अब MRP कितनी लिखी हुई है? 110 रुपीज़, यही लिखी है ना। उसने कहा मुझे 20% डिस्काउंट चाहिए। कितना? तो जरा बताइए, 110 रुपया का 20% कितना होता है? निकालिए जल्दी से। कैसे निकालेंगे? 20% ऑफ 110 रुपया। सो दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 100, 110। 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 11 दूनी 22 रुपया। 22 रुपया आया? आया ना? यानी कितने रुपया छोड़ना है? हाँ, दुकानदार उसको तैयार हो गया 20% देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सामान नहीं बिक रहा था, बहुत दिन से पड़ा था, साल भर हो गया, खराब हो जाएगा, फिर कोई नहीं खरीदेगा। तो ग्राहक ने बोला ले लूँगा, लेकिन 20% डिस्काउंट दोगे तब। उसको देना पड़ा। कहा ठीक है, मैं 20% डिस्काउंट देता हूँ। यानी कितना डिस्काउंट देगा वो? 110 MRP था। डिस्काउंट हमेशा MRP पे देते हैं, 20% डिस्काउंट। तो ये क्या हो गया? डिस्काउंट। और ये क्या है?
MRP और ये डिस्काउंट का पैसा बना, यानी 22 रुपया उसको छोड़ना है। तो 110 में 22 रुपया कम करिए, 110 में 22 रुपया कम किए, 10 में से 2 गया 8 और 0 में से 10 में से 2 गया 8, 88 रुपीज़। कितने का बिका? 88। इतने में बिक गया, दुकानदार ने बेचा। जितने में दुकानदार बेचता है उस पैसे को क्या बोलते हैं? अरे ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो ये क्या बना? सेलिंग प्राइस बना। कितने में खरीदा था ना? दुकानदार को कितने में पड़ा था? 100 रुपया में। तो जितने में दुकानदार खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। बेचा कितने में? हाँ, तो उसको फायदा हुआ कि घाटा हुआ? खरीदा था 100 रुपया में, बेचा 88 रुपया में। घाटा पाया कि फायदा पाया? घाटा। कितने रुपए का? 12। तो ये 12 प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। ये लॉस कैसे निकला बोलिए? हमने कॉस्ट प्राइस से किसको माइनस कर दिया? सेलिंग प्राइस को। तो क्या निकल आया? लॉस। तो जरा सोचिए, कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा हो, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो और सेलिंग प्राइस छोटा हो जाए तो हमेशा क्या होता है? ये प्रॉफिट है? लॉस होता है। तो लॉस की निशानी कौन बड़ा होगा? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा? हाँ, तो याद रख लीजिए, प्रॉफिट होने के लिए सेलिंग प्राइस को हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और लॉस के लिए क्या निकाला आपने? बड़ा कौन है अब की बार? कॉस्ट प्राइस। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या देगा? लॉस देगा। समझ आ रहा है ये? और इसमें बड़ा कौन है? कॉस्ट प्राइस, छोटा है सेलिंग प्राइस। यहां तक समझ आया? ये आ रहा है समझ में? किसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट किस में देते हैं, क्या करते हैं? आ रहा है समझ में? अब डिस्काउंट वो परसेंटेज में बताएंगे। अभी मैंने परसेंटेज का खेल बताया आपको कि किसी नंबर का परसेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, और अगर कोई नंबर दे के पूछता है कि इसका कितना परसेंट होगा तो बन जाएगा ना। परसेंटेज में दोनों तरीके बन जाएंगे आपसे, तो डिस्काउंट में दोनों चीज़ें यूज होंगी, याद रखिएगा। मैंने परसेंटेज में बताया ना, दो कैसे निकालते हैं एक दूसरे का उल्टा। वो दोनों तरीके डिस्काउंट में जाके यूज होंगे आगे क्वेश्चंस में। समझ गए ना? इसलिए ध्यान से सीखते जाइए एक एक चीज़। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, फिर अपन आगे की चीज़ें बनाएंगे, और वो है टैक्स। क्या? टैक्स का मैं एक छोटा सा पार्ट आपको बताता हूँ सिर्फ, क्योंकि अगले साल जब आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे क्लास 10th में, बैंकिंग एंड टैक्सेशन का पूरा एक चैप्टर ही आएगा। तो टैक्स कैसे निकालते हैं डिटेल से वहाँ आप उसको पढ़ेंगे, और बोर्ड में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है वहाँ से। समझ आया? तो पूरा एक चैप्टर ही मिलेगा बैंकिंग टैक्सेशन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं टैक्स में से एक हिस्सा आपको बताता हूँ। देखिए, आप कहाँ रहते हैं? इंडिया में। आप दुकानदार हैं, अपने आप को दुकानदार मानिएगा। कहाँ रहते हैं? इंडिया में। और हमारी इंडिया की ज़मीन में आप दुकानदारी चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ रह के पैसा कमा रहे हैं ना, खूब सामान बेच रहे हैं, खूब मुनाफा कमा रहे हैं, खूब सामान आपका बिक रहा है ना। ऐसा है, आप हमारे यहाँ रहते हैं इंडिया में, हमारी ज़मीन पे आपने दुकान बनाया है, इंडिया की ज़मीन में, है ना। हमारे देश का सिटीजनशिप आपने रखा है, मेंबरशिप रखा है, हमारे देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं इंडिया के। तो ऐसा करो, सामान बेचोगे ना, हमको टैक्स दो। क्या करो? किस बात का टैक्स भाई? आपने गवर्नमेंट से पूछा किस चीज़ का टैक्स? अरे भैया बेच रहे हो, सामान बेच रहे हो, किसकी इजाज़त से बेच रहे हो? गवर्नमेंट अगर आपको इजाज़त नहीं देगी तो आप बेच सकते हैं क्या? नहीं। तो हमने आपको परमिशन दिया है बिजनेस करने का, सामान बेचने का। बेचने को क्या बोलते हैं? सेल करना। क्या बोलते हैं? तो किस चीज़ का टैक्स? सेल करने का टैक्स। तो उस टैक्स का नाम ही क्या हो गया? सेल टैक्स। क्या नाम हो गया? तो जो भी दुकानदार अपने सामान को सेल करता है उसको गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स देना पड़ता है? सेल टैक्स। अब वो सेल टैक्स किस पर लगता है? बोलिए, सेल टैक्स वो किस पर देगा? एमआरपी पर देगा क्या? किस पर देगा? जैसे चाय पत्ती के ऊपर कीमत लिखी है 110 रुपया और आपने उसको 100 रुपया में बेचा है। कितने में बेचा है? तो अगर गवर्नमेंट बोलेगी मैं इसमें 110 रुपया लिख के दी हूँ आपको सामान में, तो मैं तो सेल टैक्स 110 रुपया में लगाऊंगी। आपने क्या 110 में बेचा है उसको? नहीं, आप तो 100 में बेचे हैं।
तो आप टैक्स किसका देना चाहेंगे, 100 रुपया का कि 110 रुपया का? क्योंकि आपने तो 100 में बेचा है। 100 क्या है? सेलिंग प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस होती है सेल टैक्स उस पर लगाया जाता है। समझ आया? आया कि नहीं आया? किस पर लगता है सेल टैक्स? सेलिंग प्राइस। तो ये टैक्स जुड़ के आपको चुकाना पड़ता है। या सेल टैक्स तो गवर्नमेंट को जाता है ना, तो दुकानदार बोलता है मैं अपने जेब से क्यों भरूं, ऐसा करो इस सामान के ऊपर सेल टैक्स भी लिख दो, 5% सेल टैक्स भी लगेगा। तो फिर उसकी जो कीमत होगी सेलिंग प्राइस उसका 5% हम निकालेंगे, वो 5% भी ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड, और वो भी ग्राहक को चिपका देंगे, तो ग्राहक उसको भी चुकाएगा। समझ रहे? हालांकि वो देगा कौन? दुकानदार को चुकाना है, लेकिन वो दुकानदार लोग क्या करते हैं, टैक्स भी लिख देते हैं, इतना टैक्स लगेगा गवर्नमेंट को, तो जो खरीद रहा है वो पैसा देगा टैक्स का। समझ आया? ये है सेल टैक्स। तो सेल टैक्स हमेशा जुड़ेगा। क्या होगा? जुड़ेगा। बिल में आपको ये लिखा हुआ मिलता है, जैसे आपके बुक में एक बिल बनाया हुआ है, ठीक है ना, आपके बुक में एक बिल बनाया हुआ है, और वो बिल जरा देखिए, सेल टैक्स पेज नंबर है 131। कितना है पेज नंबर? 131। इसमें जरा देखिए, दिख रहा है सेल टैक्स एक बिल बना हुआ है। देखिए बिल नंबर 27, डेट है 13/2/2015, नेम है मनीष, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट दिख रहा है। बुक में देखिए सब लोग, बुक में देखिए, ठीक है, बुक में देखो बिटिया। देखिए सोप खरीदा, कितने क्वांटिटी? 10 साबुन खरीदे हैं। एक साबुन का रेट कितना है? 19 रुपया। तो 10 साबुन की कीमत कितनी हो गई? 190 रुपया। टूथपेस्ट एक लिया, कितने के रेट से? 40 रुपया के रेट से। तो एक टूथपेस्ट का कीमत कितना? 40 रुपये। बुक देखो बिटिया, थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। कोकोनट ऑयल लिया उसने 2 पीस, 2 क्वांटिटी, एक की रेट कितनी है, कितने रेट से? 85। तो 2 की कीमत कितनी हो गई? 170। टोटल कितना हो गया पैसा? ये टोटल अमाउंट हुआ ना, टोटल अमाउंट, ठीक है। यानी इतने में वो बेच रहा है, इसमें डिस्काउंट तो कुछ नहीं दिया, इतने में बिक रहा है, तो ये पैसा क्या है? सेलिंग प्राइस। 400 रुपया टोटल बना, तो 400 रुपया क्या है? सेलिंग प्राइस। इसमें ना 5% टैक्स लग रहा है, तो 5% टैक्स किसका? जितने में वो सेल कर रहा है उस पर लगेगा। कितने में सेल कर रहा है? सामान की टोटल कीमत कितनी हो गई? 400, तो 400 का 5% गवर्नमेंट को जाएगा। सेल कर रहे हैं इसलिए सेलिंग का टैक्स, समझे ना। तो 400 का 5% कितना होता है? अभी हमने निकाला था 20 रुपया, ठीक है ना। तो 20 रुपया और जुड़ जाएगा, तो सामान 400 के बजाय कितने का पड़ेगा? 420 रुपया का पड़ेगा, जिसमें से 20 रुपया किसको जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा, और 400 रुपया दुकानदार को मिलेगा। समझ आया? ये जो 20 रुपया है 5%, ये है सेल टैक्स। तो सेल टैक्स हमेशा जुड़ जाता है, और वो भी हमको चुकाना पड़ता है। समझ आया ना? ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल जब लेंगे तो 1 बाय 1 आपको समझ में आएंगे, ठीक है।